स्टूडेंट्स बेटा, आज हम लोग को स्टार्ट करना था डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास सेकेंड लॉ उसके एप्लीकेशन हीट इंजन रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया था। आज आपको आगे पढ़ना था बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से थोड़ा सा बेसिक एक और देख लेंगे। ठीक है, इसी में आपका ये भी आता है फिलहाल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नाम से ये सब आपको पता चलता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल का मतलब होता है और क्या बेटा, जहां से आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया है इन, ठीक है, अगर फिर उसी कंडीशन में उसी पोजीशन पे उसी सिचुएशन में दोबारा आपका फाइनली पहुंच जाता है तो उस केस में हम लोग कह लेते हैं रिवर्सिबल। उसे क्या कह लेते हैं? रिवर्सिबल। यहाँ फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री और में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म होता है तो उसे हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग प्रोसेस को लेते हैं तो प्रोसेस बोला जाता है जहां इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ था फिर रिटर्न बैक अगर सेम उसी स्टेट में पहुंच जाता है तो उसे हम लोग कह लेते हैं क्या? रिवर्सल प्रोसेस। और अगर नहीं पहुंचता है तो उसे टर्म देते बेटा ये रिवर्सल प्रोसेस। कोई टर्मोलॉजी है आप ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, अगर जहां से स्टार्ट हो रहा प्रोसेस फिर इनिशियल स्टेट पे जहां पे भी था, ठीक, वहां पे वो पहुंच जाता है तो उसे आप कह लेते रिवर्सिबल। अगर नहीं पहुंचता है तो उसे हम लोग टर्म देते बेटा ई रिवर्सिबल। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, दूसरा बेटा हमारा ई रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। वन इज द रिवर्सिबल, अदर इज द ई रिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, और जो मेनली हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो टर्म आता है बेटा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहले हम लोग लेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहला हम लोग ले रहे हैं बेटा, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। ठीक है, मेनली हम लोग ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक साइक्लिक भी बोल लेते हैं यहाँ पे। तो कंडीशन आपका हो गया आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक। तो ये हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से स्टडी करेंगे, एक एक करके हम लोग कर लेते हैं बेटा। पहला लेते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोसेस में पहला हम लोग लेते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये बेटा एक मिनट, एक सेकेंड बेटा मार्कर। चलिए देखिए, तो बात कर रहे थे हम लोग बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स होता है, आइसो का मतलब होता है बेटा इक्वल, सेम। ठीक, आइसो का मीनिंग होता है सेम और इक्वल। थर्मल मतलब हो गया टेम्परेचर। ऐसे प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग बेटा टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, सेम रहती है, उसी को आइसोथर्मल कहते हैं। दोज प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स क्या? कांस्टेंट आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बोलते हैं ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू रिमेन्स हमारी कांस्टेंट होती है, उसी को नाम देते हैं आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया टी की वैल्यू, टी इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, आर कह सकते हैं डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, डेल्टा टी की वैल्यू जो हमारी होती है वो जीरो हो जाती है, तो उसी को टर्म देते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, उसी को नाम क्या देते हैं आप? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो दो प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू रिमेन्स हमारी कांस्टेंट होती है बेटा, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस कह लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये तो केस आपका हो गया आइसोथर्मल की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे अब निकालना होता है बेटा, हमें इक्वेशन लिखना होता है, ये क्या
वर्क डन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस से एक बेसिक एग्जांपल हम क्या लेते हैं बेटा, ठीक है, जैसे आपने कब बताया गया था बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड हम जनरली वाटर ले रहे हैं, तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जब तक फेज में कन्वर्जन होता है, फेज जब तक चेंज होता है, उस कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू बेटा रिमेन्स सेम बनी रहती है। जब तक फेज कन्वर्जन होता है तब तक टेम्परेचर की वैल्यू रिमेन्स क्या रहती है, सेम बनी रहती है बेटा, ठीक। तो ये कंडीशन, इसी तरह से आपका मेल्टिंग ऑफ आइस की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग जो होता है आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होता है, या फ्रीजिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट होता है। जब तक यहाँ पे फेज का चेंजेस हो रही हैं वन, ठीक है, फेज जब तक हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब तक आपका टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो रिमेन्स हमारी कांस्टेंट बनी रहती है। टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो रिमेन्स क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसा जो सिचुएशन होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा आइसोथर्मल। क्या कहते हैं उसे, आइसोथर्मल। मतलब दो प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब बात आता है जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होगा वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो W की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं P, ठीक है, जैसे लेते हैं PV इक्वल टू NRT। आपने अगर n मोल आप लेते हैं किसी गैस सब्सटेंस का, गैसियस सब्सटेंस का, तो PV इक्वल टू आपने पढ़ा होगा गैस इक्वेशन में NRT। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, PV की जो वैल्यू होती है NRT के बराबर होता है बेटा, ठीक। यहाँ से P की वैल्यू करोगे तो NRT बाई क्या होता है, B के बराबर होता है। जो प्रेशर आपका होता है NRT बाई क्या हो जाएगा, V के बराबर होगा। हम लोग करते क्या हैं, जब हम लोग क्या ले रहे हैं, वर्क डन निकालते हैं, तो W की वैल्यू होगा बेटा dW इक्वल टू P इंटू DB के बराबर होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है, ठीक है। वर्क डन की जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा, ठीक, हीट इंजन प्रोसेस लीडिंग टू एक्सपेंशन और कंप्रेशन, दो चीजें होती हैं। अगर आप हीट दे रहे हो तो एक्सपेंशन हो रहा है, या अगर आपका क्या कर रहे हैं, हीट रिमूव करा रहे हैं तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा, क्योंकि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है। प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो हीट अगर सप्लाई देंगे बेटा तो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, सिस्टम, क्योंकि जो हीट देंगे वो वर्क डन में कंज्यूम हो जाएगा। अगर हीट सिस्टम से ले रहे हैं तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा। ये कंडीशन आपकी होती है एक एक्सपेंशन का, दूसरा कंडीशन हमारा होता है कंप्रेशन का, ठीक है। तो W की वैल्यू P इंटू डी के क्या हो गया, बराबर हो गया, इंटीग्रेशन P इंटू डी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो W जो होगा वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, अनसप्लाइंग हीट, अनसप्लाइंग हीट या एनर्जी जो भी कह लो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सपेंशन आपका हो रहा है, जब उसको हीट हम सप्लाई करेंगे बेटा, क्या करें, हीट सप्लाई करें, तो उसके इसमें एक्सपेंशन की जो वैल्यू हमारी होगी, कितना वो एक्सपेंड करेगा, वो चीज़ें हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं देखेंगे। देखिए यहाँ पे W की वैल्यू P इंटू डी के क्या हो जाएगा, बराबर, तो W इक्वल टू होगा बेटा P, DW इक्वल टू P इंटू डी। W की वैल्यू करेंगे इंटीग्रेशन P इंटू डी के बराबर हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ से देखो P की वैल्यू अगर पुट करते हो आप, तो P की वैल्यू आपकी आई है NRT बाई V इंटू डी। जो चेंजेबल, देखो N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट होगा, T बेटा हमारा कांस्टेंट होगा, N R और T सब कुछ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर हो गया। तो उस कंडीशन में क्या ले रहे हैं हम लोग, W की वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है वो मालूम है बेटा, तो NRT हम लोग कॉमन ले लेते हैं, NRT क्या ले लेते हैं, ठीक है, बाहर का लेते हैं, ये होगा DB अपान B, ये W की वैल्यू आ रही है, ठीक है, DB बाई क्या हो गया V। अब अगर लिमिट हम लोग यहाँ से ले ले, मान लो पहले बेटा मालूम B1 था, जो एक्सपेंशन हो रहा है B1 से B2 तक हो रहा है, B1 से कहाँ तक हो रहा है, अगर लिमिट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बेटा, लिमिट की वैल्यू जो है वो B1 टू क्या है, V1 टू V2 है, V1 टू V2 है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हो रहा है, अब यहाँ पे W की जो वैल्यू आएगी बेटा DB बाई V, DB बाई क्या है आपका B है, जब इसका हम लोग बेटा इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू आती है NRT log E स्टैंडर्ड लगाती होता है बेटा, log E बेस B2, लिमिट है B1 से B2, तो B2 बाई क्या हो जाएगा, B1 के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, W की वैल्यू आएगी बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे NRT log बेस E B2 बाई B1 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, जब बेस E को
बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा सिंपल वे में। तो W की वैल्यू हो जाएगी 2.303 nRT। अब log बेस 10 हो गया बेटा, ठीक, V2 बाई V1। तो एक हमारा फार्मूला ये बन गया बेस 10 के टर्म में, क्योंकि हम लोग जनरली जो कैलकुलेट करते हैं बेस 10 के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेस C के टर्म में करने के लिए फिर हमें लॉग टेबल जरूरत पड़ती है, ठीक है। लॉग टेबल की जरूरत तो यहाँ भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे डाटा ऐसा दिया जाता है जो आपका जनरल वे में आपको नोन होता है, पता होता है, आप वहां से निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया किसके लिए, वर्क डन की वैल्यू। अब इसी को अगर हम प्रेशर के टर्म में ले लेंगे, अगर प्रेशर के टर्म में हम लोग लेते हैं, यही क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाता है इन टर्म ऑफ प्रेशर। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रेशर के टर्म में लेते हैं बेटा, तो W की वैल्यू हो जाएगी 2.303 nRT, ठीक। log बेस 10 लिखिए या नहीं लिखिए तब भी चल जाता है, लेकिन बेस E रहेगा तो E लिखना आपको कंपलसरी है बेटा। ये हो जाएगा P1 अपान P2, क्योंकि P1 B1 इक्वल टू P2 बीटा होता है, रेसिप्रोकल सब होता है बेटा। तो उस कंडीशन में यहाँ से आप दिखा देंगे log P1 बाई P2 हो जाता है, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, क्या वर्क डन आपका होगा वहां पे एक्सपेंशन में, ठीक है। कैसे होगा इसके बेस पे दिखा देते हैं, ये हो जाएगा। तो अब अगर ग्राफ आप बनाते हो, क्या बनाते बेटा हम लोग, अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर ग्राफ आप ड्रा करते हो, तो पीवी ग्राफ आपका प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ हमारा इस तरह से मिलेगा, ये ग्राफ आपको मिलता है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ हमें मिल रहा है, ये कंडीशन आपकी बन रही है, ठीक। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम के लिए ग्राफ जो होता है यहाँ पे दिखा देते हैं। अब एक चीज बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ा था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो हम लोगों ने देखा था कि जो वैल्यू होती थी, जो हीट दिया जाता था, दो पार्ट में कन्वर्ट होता था, एक तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा आपका वर्क डन में, ठीक। तो जब आपका प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपका है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो दैट मीन्स वहां पे उस प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होती है। ये पे प्रोसेस, ठीक है, इज क्या आइसोथर्मल, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में उसकी इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो ऑलवेज हमारी कंजर्व रहती है। ऐसे कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होगी ऑलवेज क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो यहाँ से हम दिखा देते बेटा क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। तो लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हमारा प्रोसेस हम लोग क्या ले रहे हैं, आइसोथर्मल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या इसी को कह सकते हैं आपका, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, first law of thermodynamics can be written as, equation can be written as, equation can be written as, देखो वहां पे हम लोग लिखते थे बेटा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि जो W होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सॉरी डेल्टा U जो है टेम्परेचर का चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर क्या आएगा, W हो जाएगा, सिंस, ठीक, डेल्टा T इक्वल टू 0, सो डेल्टा U इक्वल टू ऑल्सो 0। अगर टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रही हैं, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी हमारी क्या रहती है, चेंज उसमें 0 होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी में सिस्टम पे कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट, या ठीक है, दैट उल्टा कह सकते हो डज नॉट चेंजेस, ठीक।
तो इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है, ठीक, इसका मीनिंग आपका ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, कि आपको अगर यहाँ पे करना है, इस कंडीशन में अगर आपको यहाँ से मैनेज करना है, तो क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हुआ, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो गया। क्यू की वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। जब क्यू की वैल्यू आपके डब्ल्यू के बराबर हो जा रहा है, ठीक, तो जो टोटल हीट आप दे रहे हैं सिस्टम को वो वाक्य में कन्वर्ट हो जा रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ, बाद में फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है जितना हीट सिस्टम को दीजिए टोटल का टोटल वो वाक्य में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी ऐसी मशीन आज तक डिजाइन नहीं हो सकी है जो 100% इफिशियंट हो, मतलब 100% वर्क को एनर्जी के फॉर्म में क्या कर दे, वो कन्वर्ट, एनर्जी को वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी होती है, इसी को हम लोग कह लेते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी रिटन एज Q इक्वल टू W हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा बात आता है बेटा हम लोग का एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकेंड थिंग जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है सिस्टम को, ठीक है, हीट जो गिवन होता है उसकी वैल्यू आपकी जीरो होती है, डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो जीरो होता है। जब सप्लाई आप हीट की नहीं देंगे, जब हीट सप्लाई आप नहीं देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, आपको हीट सिस्टम को नहीं दे रहे हैं तो जो भी हमारा योगदान होगा वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, क्योंकि जब सिस्टम एनर्जी अपनी खर्च करेगी, ठीक है, एनर्जी जब उसका डिक्रीज होगा, टेम्परेचर में जो लॉस होगा उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी घटेगी, वही वर्क के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस ये समझ गए भैया, एक बार देख लो, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशंस आप याद रखिएगा, ठीक है, इक्वेशन जो आपका है इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल में जो होगा क्या चीज कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को कैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन पे क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाते हैं, ठीक। तो एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर अगला बताते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, जल्दी करिएगा। हो गया बेटा, ये कंडीशन आपकी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या होगा। सेकेंड थिंग हम लोग लेते हैं बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है यहाँ पे, जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है आर डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब हीट जो होगा, ठीक है, वो हमारा क्या रहता है, सिस्टम का जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स नाइदर हीट टेकन टू द सिस्टम नॉट गिवन टू द बाय द सिस्टम, ना तो सिस्टम हीट लेता है बेटा ना तो देता है, ठीक है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट इज नाइदर अलाउड टू इंटर इन द सिस्टम नॉर अलाउड टू लीव फ्रॉम द सिस्टम, लीव या एस्केप फ्रॉम द सिस्टम दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका हो गया, दैट इज in adiabatic process, neither heat enter to the system nor leave from the system या nor escape from the system,
फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, ना तो बेटा सिस्टम में इंटर करता है और ना ही सिस्टम से निकलता है, बाहर निकलता है। ये कंडीशन हमारा होता है किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ना इधर हीट इंटर द सिस्टम ना लीव फ्रॉम द सिस्टम, ना तो इंटर करता है सिस्टम में ना ही सिस्टम से बाहर निकलता है। अब केस हो गया, यानी कि डी क्यू की वैल्यू जीरो हो गई, डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आपकी हो गई वो क्या हो गई, आपकी जीरो हो गई। तो जब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डी क्यू या डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू या डी क्यू की वैल्यू जो आपकी हो रही है वो कितनी हो रही है, आपकी जीरो हो रही है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप, जो आपका इंटरनल चेंज होगा वो वर्कडन के बराबर हो जाएगा। तो डी यू की वैल्यू जो होगी वो माइनस पी इंटू डी बी के बराबर हो गया। ठीक है, डी यू की जो वैल्यू होगी बेटा इस कंडीशन में, डी यू की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो पी इंटू डी बी के बेटा बराबर होता है। जितना वर्कडन होगा उतना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, जितना वर्कडन होगा वही इंटरनल एनर्जी में चेंज के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, कुछ हम लोग लिखते हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका बेटा पीबी पावर गामा की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। दूसरा होगा, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में लेते हैं तो पी के पावर वन माइनस गामा इंटू टी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में। और टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में लेते हैं टीबी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो मेन क्वेश्चन बनता है पीबी पावर गामा इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एक तो रिलेशन हमने ये कर लिया बेटा। आगे आपका होता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एक कंडीशन आपका होता है, जब ये गामा आपको कल बताया था बेटा। ठीक है, पीबी पावर गामा की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होता है। ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में हुआ। दूसरा, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में लेते हैं तो पी के पावर वन माइनस गामा इंटू टी के पावर गामा इक्वल टू लिख लेते बेटा कांस्टेंट। अगर हम लोग प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में लेते हैं पी के पावर वन माइनस गामा इंटू टी के पावर गामा इक्वल टू हो जाता है बेटा कांस्टेंट। तीसरा होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में जब ले लेते हैं तो वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं टीबी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। टीबी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। टीबी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तीन हमने रिलेशन बना लिया। प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन पीबी पावर और गामा इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में पी पावर वन माइनस गामा इंटू टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा बना बेटा टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में टीबी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। तो जिसके बेस पे आपको दिया रहेगा आप रिलेट कर लेते हैं। फिलहाल जब हम लोग वर्कडन यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, वर्कडन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वर्कडन की जो वैल्यू होती है वो होगा P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस वन। ठीक, तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्कडन, इन एडियाबेटिक प्रोसेस इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्कडन इज गिवन एज, वर्कडन की जो वैल्यू हमारे यहाँ पे होगी वो हो जाता है बेटा पीबी, देखो P1 B1, देखो जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपका होगा P1 B1 माइनस P2 B2, P1 B1 माइनस P2 B2 अपान गामा माइनस वन। और चूंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बेटा तो इसी को लिखते हैं एनआर T1 माइनस T2 अपान गामा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं बेटा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी P1 B1 माइनस P2 B2 बाई गामा माइनस वन। ये गामा है बेटा, गामा की वैल्यू CP बाई CB होता भी लिख दे रहे हैं। यही इक्वल टू PB इक्वल टू NRT लिखें तो PNRT1 माइनस NRT2, तो ये हो जाएगा NR कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपान गामा माइनस वन। तो वर्कडन की वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में तो रिलेशन हम यहाँ से दिखा देते हैं। गामा क्या होता है बेटा ये भी देख लीजिए, आपको बताया था फिलहाल पहले। गामा यहाँ पे जो है वह गामा इक्वल टू होता है CP बाई CB। और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो हमारे होते हैं डिफरेंट एटॉमिसिटी वाले, उनके लिए हमारी वैल्यू आपकी अलग अलग हो जाती है। उनके लिए जो वैल्यू आपकी होती है वो हमारे यहाँ से अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके रिलेशन आपके हो गए क्या होंगे। ठीक,
तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अवॉइडेंट की क्या होगी बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्या ग्राफ के लिए, पीवी ग्राफ हम लेते हैं तो दो कंडीशन होंगी। अगर कंप्रेशन हो रहा है फिजिक्स में बेटा, जब कंप्रेशन होता है तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू को हम लोग निगेटिव लेते हैं। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव, एक्सपेंशन होगा तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब ग्राफ हम लोग ड्रा कर रहे हैं बेटा, अगर ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर मालूम है, पीवी ग्राफ हम लोग बना रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर कंप्रेशन हम लोग दिखा रहे हैं, कैसा कंप्रेशन का मतलब दिस, ये हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। अगर कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन में जो वर्क डन होता है ये निगेटिव होता है। तो कंप्रेशन जब आपका होगा, ये कंप्रेशन है, तो नीचे लिखते बेटा, ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ग्राफ, और कंप्रेशन में जो वर्क डन होगा W जो होगा हमारा, W विल बी नेगेटिव। कैसा होगा, वर्क डन की जो वैल्यू होती है जब कंप्रेशन होता है तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। जब एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन की वैल्यू जो होती है हमारे पॉजिटिव होता है, ठीक। प्रेशर मालूम है। अगर आपका प्रोसेस एक्सपेंशन का है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो W की जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। एक्सपेंशन जब होता है तो वर्क डन की वैल्यू, चूंकि गैस एक्सपेंड करेगा तो सिस्टम वर्क करेगा, जब सिस्टम वर्क करता है बेटा तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेते हैं। अगर वर्क ऑन द सिस्टम है तो उसे नेगेटिव लिया जाता है, वर्क बाय द सिस्टम होता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। अगला है, जब हम लोग कंपेयर करते हैं बेटा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, ठीक है, तो जो स्लोप आपका आइसोथर्मल कर्व का होता है, ठीक है, वो उसके रिस्पेक्ट में एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज्यादा होता है। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इक्वल टू गामा टाइप ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है उसकी वैल्यू हमारी ज्यादा होती है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं पीवी ग्राफ को, पीवी ग्राफ को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए, पीवी ग्राफ अगर हमारा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए, जब हम लोग बात करेंगे बेटा किसका, दोनों ही कंप्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, कंप्रेशन को शो कर रहा है। लेकिन अब इसमें से दो ग्राफ हमने बनाया है, एक दो, इसमें से कौन सा बेटा एडियाबेटिक को करेगा, कौन सा आइसोथर्मल को। तो याद रखिएगा, एक होता है स्लोप ऑफ, ऐसे हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, अभी लिख देते हैं अलग से, ठीक है। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ क्या, आइसोथर्मल, इक्वल टू आपका जो होता है बेटा गामा टाइम होता है। कितना होता है आपका, गामा टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब दिखाएंगे तो अगर ये बात हमारा किसका हो रहा है, कंप्रेशन का हो रहा है, तो एडियाबेटिक का स्लोप की वैल्यू जो होगी वो आइसोथर्मल की तुलना में आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। स्लोप की जो वैल्यू होगी एडियाबेटिक का, वो आइसोथर्मल की तुलना में हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। या तो आप ऐसे दिखा दो, इसको ऐसा करते हैं, पहले एक्सपेंशन का कर लेते हैं फिर कंप्रेशन का करते हैं बेटा। इधर हो जाएगा तो एक्सपेंशन हो गया, इधर हो गया तो क्या हो गया आपका, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में इसका स्लोप देखो कम है, तो ये कहलाएगा आइसोथर्मल। कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल। और ये कहलाएगा बेटा एडियाबेटिक। क्या कहलाएगा आपका, एडियाबेटिक कहलाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल दूसरा एडियाबेटिक हो गया। और ये कंडीशन हमारा है एक्सपेंशन का, ठीक। एक्सपेंशन हुआ, ठीक। अगला केस आप ले रहे हो, जब कंप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन की हम लोग जब बात करेंगे बेटा, जब कंप्रेस हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिखा लो, ये कंप्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक। कंप्रेस हो रहा है, इनिशियल दोनों का सेम, एक्सपेंशन भी इनिशियल सेम ही है, कंप्रेशन में तभी कंपेयर हो पाता प्रॉपर्ली, इसीलिए हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। इसी वजह से आपका थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया था, क्या होगा कैसे होगा, ठीक। तो देखिए केस क्या बन रहा है, मौसम बहुत खराब है यार। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो केस हम लोग देखेंगे तो ये कंप्रेशन का है,
कंप्रेशन में सिचुएशन वही बनेगा, एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का कम। तो ये हो जाएगा बेटा एडियाबेटिक, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ नीचे लिख लेते बेटा, ये हो जाएगा आइसोथर्मल। ठीक, यहाँ पे रिलेशन आता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इक्वल टू गामा। अगर हम लोग इन दोनों में रिलेट करते हैं तो ये आता है बेटा स्लोप ऑफ, यहाँ लिख दे, दिखेगा बेटा, नहीं तो हम लोग लिख ले रहे हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इक्वल टू होता है हमारा बेटा गामा टाइम्स। ठीक है, और गामा की वैल्यू सीपी बाई सीबी के बराबर होता है, ऑलवेज सीपी इज ग्रेटर देन सीबी होता है। ठीक, ये चीजें आपकी हो गई, क्या होंगी कैसे होंगी यहाँ से दिखा लेते हैं। तो एक हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ लिया था बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया एडियाबेटिक, आपको ग्राफ बता दिया गया बेटा, वर्क डन के लिए क्या रिलेशन बनेगा वो हो गया आपका। डिफरेंट कंडीशन में रिलेशन क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तो इस पर भी रिलेट करके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से बेटा दिखा लेते हैं। ठीक, एक बार फिर इसको भी देख लीजिए, फिर अगला प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप 2 मिनट। हो गया बेटा, चलिए देखिए बेटा, तो कंडीशन हमारा हो गया था, क्या होता है दो टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ठीक, तीसरा कंडीशन हम लोग कर लेते हैं बेटा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो प्रोसेस जो होता है वो हमारा साइक्लिक कहलाता है। उस केस में जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है पीवी कर्व के बीच, पीवी ग्राफ के बीच जो हमारा है वो जो एरिया कवर्ड होता है वो कहलाता है हमारा क्या, वर्क डन के बराबर होगा। इस इक्वल टू क्या, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका पीवी ग्राफ के बीच एरिया कवर्ड होता है वो हमारा वर्क डन के बराबर होता है। तो ये यहाँ से हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी के बेस पे कैलकुलेट करते हैं बेटा। ठीक, एरिया कवर्ड बिटवीन पीवी ग्राफ गिव्स क्या, वर्क डन। ठीक, तो बेसिकली जब साइक्लिक प्रोसेस होता है जहां से आप स्टार्ट करते हैं फिर वहीं हम पहुंचते हैं बेटा, तो उस ग्राफ के बीच में जितना एरिया कवर्ड हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम के बीच में वो आपका क्या कहलाएगा, वर्क डन के हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन आपका होता है, कैसे करेंगे क्या करेंगे वहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पर कोई साइक्लिक का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, तो इतना आप याद रखिएगा। अगर पीवी ग्राफ आपको दिया गया है तो जितना आपको वहां पे वर्क डन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके बीच जो एरिया कवर्ड होगा
जो एरिया कवर्ड होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम लिख लेते हैं बेटा, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का। अगला पॉइंट हमारा जो बनता है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। नेक्स्ट आपका है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो का मतलब बेटा सेम होता है, कोरी का मतलब यहाँ पे मालूम होता है बेटा। मतलब दो प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, उसी को नाम हम लोग देते हैं बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहेंगे उसे, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, बी की वैल्यू कांस्टेंट होगा, v इक्वल टू कांस्टेंट आर डेल्टा v इक्वल टू 0। v की जो वैल्यू होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है, डेल्टा v की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है आपका 0 होता है। इसे कह लेते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट है, तो हम लोग कहते हैं वहां पे वर्क डन की, क्योंकि W इक्वल टू पी डेल्टा वी के बराबर हम लोग लेते हैं, dW इक्वल टू पी इंटू डी बी, या पी W बराबर इंटीग्रेशन पी इंटू डी बी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो पी डेल्टा बी उसी को हम सिंपली कह लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम में जब चेंजेस नहीं होंगे बेटा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। अगर वॉल्यूम में चेंजेस आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू 0 हो गई। तो ऐसे प्रोसेस में जो भी हीट सप्लाई हम देते हैं सिस्टम को, वो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कंज्यूम होता है, या उल्टा कह लो, जो सिस्टम से हीट रिलीज होगा उतना उसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीजमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे कह लेते बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। तो लिखते क्या है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, volume of system remains, volume of the system remains constant, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो वॉल्यूम होता है सिस्टम का वो रिमेन्स हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है सिस्टम का वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ते थे बेटा, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस क्या, क्यू प्लस माइनस क्या, डी डब्ल्यू के बराबर होता था, या क्यू इक्वल टू, सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, for isocoric process, can be written as, ठीक है, कैन बी रिटन एज। कैसे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं कैन बी रिटन एज। देखो हमारा होता था रिलेशन, क्या लिखते थे हम लोग, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या डी डेल्टा डब्ल्यू कह लेते थे, ठीक। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी हो रही है, यहाँ पे जो कंडीशन होगा, डब्ल्यू की वैल्यू होती है पी इंटू डी बी, ये होता है बेटा पी इंटू डेल्टा बी। तो जब डेल्टा बी की वैल्यू 0 होगी तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी, तो यानी क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस डेल्टा बी इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर हो गया। दैट मीन्स ये हो गया, अगर आप हीट देंगे सिस्टम को
तो आपका इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इफ हीट गिवन टू द सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजेस, एंड इफ हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा that is if heat given to the system then internal energy of system, ये ऐसे कर लो, आप कह सकते हैं बेटा, ठीक है, चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम आर गिव क्या टू द सिस्टम। तो हम पे पूरा लिख देते हैं, इफ हीट गिवन टू द सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा समझ जाओगे बेटा, वाइस वर्सा मतलब इसी का उल्टा, ये तो लिख ही देते हैं बेटा। एंड इफ हीट टेकन बाय सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी decreases, internal energy of system decreases। तो उस कंडीशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होगी बेटा वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो एक कंडीशन होता है इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, और दूसरा होता है इंटरनल एनर्जी कब हमारी डिक्रीज करेगी। इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो केस हो गया बेटा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ये सिचुएशन हमारा हो गया किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो भी कंडीशन आपकी बनती है, जो भी क्वेश्चन राइज होता है वो आप यहाँ से कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट आपका आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमारी जो होता है, सॉरी हाँ, जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट होती है उसे कह लेते हैं बेटा हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। क्या कहेंगे उसे, आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। तो नेक्स्ट इसमें तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं बेटा, एक बार देख लीजिए, आधा देख लीजिए एक बार, तब हम बताएं आगे। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इरेज कर दें। आइसो का मतलब सेम हो गया, बारीक हमें इससे यहाँ प्रेशर हो गया बेटा। ठीक, अगर पूरे प्रोसेस में आपका प्रेशर की वैल्यू रिमेन्स सेम है, अगर पूरे प्रोसेस में क्या प्रेशर की वैल्यू रिमेन्स सेम है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। दोज प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर विल बी रिमेन्स क्या सेम आर कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, तो जिनमें प्रेशर की वैल्यू रिमेन्स सेम होती है उन्हीं को नाम देते बेटा हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। तो दोज प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व या कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे आइसोबारिक में तो बोलते क्या हैं, सिंपली अगर कहोगे तो P की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होता है R। ठीक, अगर P कांस्टेंट है तो डेल्टा P क्या होगा बेटा, डेल्टा P की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहते हैं, ठीक है, इन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन्स क्या कांस्टेंट इन आइसोबारिक प्रोसेस pressure of the system
रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो रिमेन्स हमारी कांस्टेंट होती है। प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर की जो वैल्यू आपकी होती है बेटा वो रिमेन्स हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है अगर प्रोसेस हमारा क्या है, ठीक है। उसके बेस पे हम यहाँ से दिखा देते हैं। प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस हमारा है, सेकंड कंडीशन हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, किसकी वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस केस में हमारा जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस, ठीक है, जो भी है, अगर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है तो उसे हम लोग टर्म देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। आगे होता है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। देखो जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, अब प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है बेटा T के, या हम कह सकते हैं B1/T1 इक्वल टू V2/T2। चार्ज ला पड़ा है ना, ठीक। तो यहाँ पे होगा B1/T1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा V2 बाई क्या, T2 वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम की वैल्यू उसी रेशियो में हमारी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर राइज करने पे वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर फॉल करोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारी घटेगी। दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब वहाँ पे लेते थे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे कंडीशन क्या आती थी, ठीक है, Cp, वहाँ पे Cb लेते थे, ठीक। Cb इक्वल टू क्या होता था आपका, nRT के बराबर हम कह सकते थे। तो यहाँ पे लेते हैं बेटा, ठीक है, F/2, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F/1 + F/2 इंटू R, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है Cp की वैल्यू जो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो लिखा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। तो लिखेंगे क्या बेटा, तो रोटेट चेंज होना पड़ता है बेटा, स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ड्यूरिंग क्या लिखा बेटा आपने, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं Cp इक्वल टू लिख लिया जाता है बेटा 1 प्लस, ठीक है। जैसे वहां पे लेते थे F/2, तो ये हो गया 1 + F/2, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं बेटा, 1 + F/2 इंटू R। जैसे Cp - Cv इक्वल टू R पढ़ते हैं ना, तो ये 1 + F/2 इंटू क्या होता है, R के बराबर हो जाता है Cp की वैल्यू। और इसी को हम लोग Q/N इंटू डेल्टा T कहते हैं, ठीक। Q/N इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस में कितना होगा, यहाँ से दिखा देते हैं। अब वागडन जो आइसोबारिक प्रोसेस में होगा बेटा, क्योंकि हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर में चेंजेस तो नहीं हो रही है, तो P B फाइनल माइनस B इनिशियल के बराबर P इंटू डेल्टा B होता है वागडन आइसोबारिक। बेसिकली हम ये क्वेश्चन यही यूज करते हैं बेटा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा B, ठीक है। इन आइसोबारिक प्रोसेस वागडन इन आइसोबारिक प्रोसेस, जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है यहाँ पे वागडन की जो वैल्यू होगी, W की जो वैल्यू होगी बेटा P इंटू डेल्टा B, ऐसे P V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर लिख लेते हैं बेटा, ठीक। और PV इक्वल टू nRT आपने पढ़ा होगा, तो अगर हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लेंगे तो यही nRT फाइनल माइनस T इनिशियल के बराबर हो जाता है। यही इक्वल टू हो जाएगा बेटा nRT फाइनल माइनस T इनिशियल, और इसी को हम nR डेल्टा T लिख सकते हैं बेटा। तो nR डेल्टा T, डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो आपका हो रहा है। तो ये वागडन की वैल्यू, सॉरी वागडन की वैल्यू एडियाबेटिक आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग यहाँ से इंडिकेट कर लेते हैं। W इक्वल टू P डेल्टा V या
P V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही इक्वल टू टेम्परेचर के टर्म में nRT फाइनल माइनस T इनिशियल और nR डेल्टा T के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे आप लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट अप्लीकेबल फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, इसी प्रोसेस के लिए जो होता है, ठीक है, वो हमारा बेसिकली अप्लीकेबल होता है क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इस कंडीशन में जो भी हीट देंगे, जो भी हीट देंगे, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज होती है और वॉल्यूम भी चेंज होता है, तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों के फॉर्म में हमारी चेंजेस आती हैं। तो अगर कहा जाए बेस्ट ऐसे पूछा जाए, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ट एक्सप्लेन फॉर, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं बेटा किसके लिए, क्या आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, बेटर एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जब हम लोग लिखते हैं बेटा, तो जो भी हम लोग यहाँ पे हीट में चेंजेस करेंगे, तो डेल्टा जो हमारा क्यू होता है बेटा, ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू के हमारा क्या हो जाता है, चेंज के टर्म में ले रहे हैं, तो सारे को हम डेल्टा के टर्म में ले रहे हैं, यहाँ से दिखा देते हैं। और इसमें डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू एन आर डेल्टा टी की, डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी आपकी एन सी बी इंटू डेल्टा टी के बराबर हो, एन सी बी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी, डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है, इसी को हम लोग एन आर डेल्टा टी के बराबर या पी डेल्टा वी के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा एन आर डेल्टा टी या इंटू डेल्टा वी, ठीक, पी इंटू डेल्टा बी। और जो क्यू की वैल्यू होगी, क्योंकि हीट जो देते हैं वो डेल्टा यू बराबर है, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख दो, तो एन सी बी इंटू डेल्टा टी प्लस एन आर इंटू डेल्टा टी। ठीक, एन सी बी डेल्टा टी और एन आर डेल्टा टी, तो यहीं से हम लोग इसे कहते हैं सी पी डेल्टा टी, ये दोनों का जो सम होता है यही हो जाता है एन सी पी इंटू डेल्टा टी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, लेते हैं इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, देखो Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है ना, सिंस यहाँ पे लिख सकते हो Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर, तो यहाँ पे जब लिखेंगे ना, तो Cp की जो वैल्यू होगी वो Cb प्लस किसका होगा, आर। देखो इन दोनों में एन डेल्टा टी कॉमन है, तो Cb प्लस आर आएगा, तो उसी जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, Cp लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से बेटा हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पे आपका यहाँ से क्या हो जाता है, आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो चीजें आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे केस होता है बेटा पीवी कर्व, जो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम कर्व लेते हैं, किसके लिए, ठीक है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो वॉल्यूम में आएगी, और वॉल्यूम में चेंज आने का मतलब या तो हीट सिस्टम को दीजिए या तो हीट सिस्टम से लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका होगा, अगर इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक, तो देखिए अगर पीवी ग्राफ हम लोग बनाते हैं बेटा, इनके लिए पीवी ग्राफ बनाते हैं, तो अगर आपका ग्राफ जो है, ठीक, अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो आगे जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम घटेगी। ये फर्स्ट ले लो, सेकेंड ले लो, तो यहाँ से जो फर्स्ट कर्व हमारा है, कौन सा कर्व है बेटा, जो अपना फर्स्ट कर्व है वो कौन सा, एट किस पे, आइसोबारिक प्रेशर की। देखो प्रेशर एक्सेस में चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट का में पूरा कांस्टेंट है प्रेशर, सेकंड में भी हमारा प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो प्रेशर की वैल्यू में यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो रही हैं। इसका मतलब आइसोबारिक एक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरा बेटा आइसोबारिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कर्व जो है, फर्स्ट कर्व रिप्रेजेंट आइसोबारिक एक्सपेंशन, देखिएगा बेटा आइसोबारिक एक्सपेंशन, और सेकेंड कर्व जो आपका है, सेकेंड कर्व रिप्रेजेंट आइसो
बारिक कंप्रेशन, एक आइसोबारिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आइसोबारिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आइसोबारिक कंप्रेशन को और दूसरा आइसोबारिक इसको एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं, एक हो गया आइसोबारिक कंप्रेशन के लिए, दूसरा हो गया आइसोबारिक एक्सपेंशन के लिए। क्या हुआ कैसे होगा इसके बेस पे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। वन इज आइसोबारिक कंप्रेशन, अदर इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। क्लियर है? तो ये चीजें आपकी हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग प्रोसेस जो करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टडी कर लेते हैं बेटा। ठीक, अब केस क्या होता है, बोला जाता है अगर हम लोग कंपेयर किया जाए, ठीक है, पीवी ग्राफ को डिफरेंट प्रोसेस के लिए करेंगे, तो जो स्लोप की हम लोग बात करते थे, ठीक, जब स्लोप की हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग, जैसे आइसोबारिक के लिए करोगे तो स्लोप की वैल्यू 0 होगी, ठीक। आइसोकोरिक के लिए करेंगे तो बालों में चेंज नहीं होगा, प्रेशर में चेंज होगा, तो सीधे सीधे आपका क्या प्रेशर एक्सेस के पैरेलल हो जाएगा। आइसोबारिक में बालों में एक्सेस के पैरेलल, आइसोकोरिक में प्रेशर एक्सेस के पैरेलल। और एडियाबेटिक और जो क्या हम लोगों ने बात किया था, एडियाबेटिक में और किसमें, आइसोथर्मल में, तो वहाँ पे एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता था, आइसोथर्मल का स्लोप रिलेटिवली क्या होता था, कम होता था। तो यहाँ से दिखा लेते बेटा क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो अगर बात किया जाए, ठीक है, वर्कडन की बात किया जाए, तो एक चीज मिलता है बेटा हमारा कि जो वर्कडन की वैल्यू होती है वो आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक, फिर हमारा होता है बेटा आइसोथर्मल में, फिर हमारा होता है बेटा क्या एडियाबेटिक प्रोसेस में, और सबसे कम जो होता है वो आइसोकोरिक में। आइसोकोरिक में हम लोग वर्कडन की वैल्यू 0 लेते हैं क्योंकि बालों में कोई चेंजेस नहीं होगा, और W इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा बी। W की वैल्यू कितनी होती है, P इंटू डेल्टा बी। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि कोई चीज अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं या जो भी कंडीशन आपका है, सेम लिमिट में अगर आपको बात किया जाए तो उस कंडीशन में, ठीक है, बोला क्या जाता है, फॉर एक्सपेंशन दैट अकर विद इन द सेम लिमिट। अगर आपका एक्सपेंशन की हम लोग बात करते हैं जो आपका सेम लिमिट में अकर कर रहा है, सेम लिमिट मतलब इनिशियल फाइनल हमारा बराबर लेते हैं सिचुएशन, तो उस केस में W की जो वैल्यू होगी सबसे ज्यादा हमारा बेटा आइसोबारिक के लिए होता है, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक, फिर आइसोकोरिक। ठीक, फॉर सेम या अंडर सेम लिमिट। इधर इरेज करें बेटा, एक मिनट देख लीजिए तो उसके बाद हम इरेज करें। आप एक बार दोबारा देख लीजिए प्रोसेस को, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे बेटा, इन पे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, उसके बाद फिर 2 एक पॉइंट आपका जो बचा है उसको बता देते हैं, फिर इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और आगे एफिशिएंसी आप साइकिल वगैरह डिस्कस करेंगे कल। कार्नाट साइकिल आपने पढ़ा होगा, कार्नाट हीट इंजन, ठीक है, तो उसको हम लोग कल बेटा कार्नाट इंजन और उस पर जो आगे क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक, एक बार देख लीजिए, आपको 1 मिनट टाइम देते हैं। अजय, आप लोगों की बेटा ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, होना तो मंडे से ही था बट कुछ रीजन की वजह से अभी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ी जो प्रॉब्लम है आपकी डाउट वाली वो क्लियर होती रहेंगी वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि जो बताया जा रहा है आपको वही सीखना है। अब ऐसे रहेगी आपको क्या चीज़ समझ में आया नहीं आया, सामने आपको होंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक, लेकिन जब तक नहीं अभी स्टार्ट हो रहा तब तक आप इस तरह से मैनेज करिए। ठीक है, वैसे ऑफलाइन क्लासेस मतलब जो हम लोग क्या फिजिकली क्लासेस करते हैं क्लासरूम में बैठ के, उसका कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन को प्रमोट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, बट उसका कोई भी बेटा ऑप्शन नहीं है। ये केवल हमारा काम चलाने की कंडीशन होती है ऑनलाइन। ठीक है, किसी भी कोई भी आप ब्रांड लगा लीजिए चाहे जैसे भी कर लीजिए, लेकिन जो आप फिजिकली सामने प्रेजेंट होते हो उस केस में जो आपकी क्लियरिटी होती है, जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो आपका उसको रिजॉल्व हो जाता है उसी टाइम, तो वो चीज़ें कभी भी आपका ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल नहीं होने पे एक विकल्प था जो चलता रहा, फिलहाल कुछ तो आप सीखे ही। ठीक,
लेकिन ये है कि आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाती है जो वहाँ बताई जाएंगी, बट वो इफेक्ट जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा तब तक आप मैनेज करिए। चलिए ये देख लिया बेटा, तो हम लोग पॉइंट एक लिखते बेटा, ठीक है। विद इन सेम लिमिट, अगर लिमिट जो है सेम लिया जाए तो उस केस में बोला जाता है सब वर्क डन की वैल्यू विद इन सेम लिमिट, वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट प्रोसेस में कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो हमने बोला आइसोबारिक का सबसे ज्यादा, देन आइसोथर्मल, देन हमारा आइसो एडियाबेटिक, देन आइसोकोरिक, ठीक। अंडर सेम लिमिट एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, अंडर सेम लिमिट, ठीक है। तो जो W की वैल्यू होती है, वर्कडन की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे बेटा अलग अलग प्रोसेसेस में, जो वर्कडन निकालेंगे उसका जो ऑर्डर हमारा होता है, तो हम लोग लिखेंगे W सबसे ज़्यादा हो जाएगा बेटा किसके लिए, आइसोबारिक के लिए, सबसे ज़्यादा आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक और सबसे कम आइसोकोरिक होता है, ठीक है। तो W आइसोबारिक ग्रेटर देन W आइसोथर्मल ग्रेटर देन W एडियाबेटिक, और ये ग्रेटर देन हो जाता है बेटा W आइसोकोरिक जब वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो ये आर्डर आपका होता है बेटा, आर्डर को आप ध्यान रखेंगे क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। इतनी बातें आपकी हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक। अब कल हम लोग बेटा स्टडी करेंगे इस पे कार्नाट साइकिल, ठीक, आपका कार्नाट हीट इंजन कार्नाट साइकिल, और उस पर जो क्वेश्चन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपका मोस्टली आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको जो डिस्कस करना है वो क्वेश्चन कल किए जाएंगे, ठीक। तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो आप अपना कर डालिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, बाकी कल हम लोग देखते हैं फिर, ओके।